हेलो हेलो एवरीवन। हेलो अविनाश। हेलो अनुषा। हेलो दीपक। माई सेल्फ प्रभात। आज मैं आपका सेशन लेने वाला हूं। कैसे हैं आप लोग भाई? अनुष्का, दीपक, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? हेलो बिलाल। हेलो बेटा। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई बेटा? अनुष्का, दीपक, प्रिंस। हेलो। हेलो बेटा। और बोर्ड एग्जाम्स को लेके नर्वसनेस ज्यादा है कि कम है? कैसा है? और अभी तो खास टर्म वन का रिजल्ट भी आया है, तो उसको देखकर नर्वसनेस अभी कैसी है एग्जाम को लेकर? क्यों बच्चा लोग? अनुष्का, दीपक, प्रिंस। तो ज्यादा ऐसे ऐसा नहीं, ज्यादा एंजाइटी आ रही है कि टर्म वन ऐसा हो गया है, टर्म वन वैसा हो गया है, तो अब टर्म टू में क्या रहेगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आपके लिए जो आज सेशन लिए जा रहे हैं वो इसीलिए लिए जा रहे हैं कि आप अपना जो टर्म टू है ना उसे भी और अच्छे से प्रिपेयर करें, मतलब टर्म टू की प्रिपरेशन आपकी और स्ट्रांग हो पाए। हेलो बिलाल। हेलो आकाश। और सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है कि कम आ रही है? मेरी गूंज आवाज। कर आ ओके, एक मिनट मैं चेक करता हूं कि मेरी आवाज मेरी वॉइस के साथ क्या इशू है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो कमलेश। हेलो अभय बेटा। हेलो। मैं बता दूं, मेरा नाम प्रभात है। आज मैं आपका ये केमिस्ट्री सेशन लेने वाला हूं। हेलो एवरीवन। वॉइस के साथ अगर कोई इशू, एक मिनट मैं चेक करता हूं कि वॉइस के साथ क्या इशू है, क्या करेक्शन हम लोग कर सकते हैं। सर आवाज तो ठीक है, आवाज और वीडियो। अच्छा सही है। बच्चे अगर किसी को वॉइस में और वीडियो में प्रॉब्लम है तो उसको रीज्वाइन कर ले अपने सेशन, इस सेशन को दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको आवाज ठीक आएगा। ओके बेटा, एक्चुअल में अगर वॉइस का इशू आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, वॉइस का इशू हो सकता है आपकी तरफ से, अगर कोई नेटवर्क इशू है उसकी तरफ से हो सकता है। तो उसके लिए आपको एडवाइस करी जा रही है कि आप मीटिंग को दोबारा से एक बार रीज्वाइन करिए। ठीक है, मीटिंग को दोबारा रीज्वाइन करेंगे, ओके नेटवर्क को ओके। बूस्ट मिल सकता है। तो जो वॉइस का इशू है या वीडियो का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्या वो पढ़ा रहे हैं सर? क्या पढ़ा रहे हैं? आज मैं आप लोगों को एक्चुअल में केमिस्ट्री में जितने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो टर्म टू में हमारे बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, उनके बारे में बताऊंगा आज मैं। ठीक है, कि वो सर सर ये हमारे नोट्स भी दे यूट्यूब दीजिएगा। जी बेटा। नोट्स। हाँ, ये डेट मिल से जाएंगे है। नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर। और साथ में आप उसे मतलब खुद भी अपनी तरफ से भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट्स हमारी सर तरफ से ये तो यूपी बोर्ड से है ना? यस बेटा। सर ये यूपी बोर्ड से है। ये अभी तो फिलहाल जूम पर है। क्या? सीबीएसई है या सीबीएसई बोर्ड का है? जी जी जी। ओके ओके ओके। सर। हेलो नीलेश। हेलो अभय। यस सर। यस सर बोलिए। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है। गुड टू हियर। गुड टू हियर। नर्वसनेस तो नहीं है एग्जाम्स नो को सर, लेकर? नहीं 1 है। मंथ तो बचवे किया सर। अरे नाइस। सर हम लोग का कल हिंदी का पेपर था, अच्छा। बोर्ड एग्जाम। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर गर्दा उड़ा दिया, गर्दा। थैंक यू। हेलो प्राची। सर ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। आपको हमारी तरफ से मोटिवेशन और जितनी भी गाइडेंस है सारी की सारी प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया करें। थैंक यू सर।
हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर। हेलो सचिन, हेलो दीपक। सर ये क्लास में होती है क्या? सॉरी बेटा, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये क्लास फ्री में होती है क्या? अभी हाँ, ये आपके जितने भी सेशन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेशन के एंड में आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक करते हैं तो आपको जितना भी आपका कोर्स है वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो सकता है, और इसके साथ कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं जो आप जीत सकते हैं। तो ये ठीक है सेशन सर। अभी पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक। ओके, तो आई गेस ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबको पहले तो मैं वेलकम करूंगा। ठीक है, वेलकम एवरीवन। वेलकम सर। ओके, चलिए तो भाई अब अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रभात गुप्ता। मैंने 2014 में केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करा है, क्योंकि मेरा पढ़ाने में बहुत टाइम से ही इंटरेस्ट था। मतलब मैं अपने बीटेक के टाइम से ही बच्चों को प्रिपेयर कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो इसलिए मैंने एजुकेशन फील्ड को ही अपना करियर चूज करा, और तभी से मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूं उनके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई और नीट की प्रिपरेशन। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को इस जर्नी में गाइड करा है, और उस जर्नी के दौरान हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स पता चली जो टॉपर्स स्टूडेंट हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, और वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी, और उन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर अवेल करते हैं। तो इस जर्नी में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने प्रीवियस टॉपर्स के साथ शेयर करे हैं, जो समझे हैं, वही आज आपको सेशन में भी मैं बताने वाला हूं, ताकि उसका बेनिफिट भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, ये जितने भी सेशंस हैं, ये सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, आपको अवेल होते रहेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको, ये जो नोट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो भी बातें डिस्कस करेंगे, ये मेरी एडवाइस है आपको कि आप इन पॉइंट्स को अपनी हैंडराइटिंग में खुद से भी नोट डाउन करने की कोशिश करिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास जब वो चीज लिखी होगी तो आप उसे डेली एक्सेस कर पाओगे, और उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। हेलो एवरीवन, हेलो आकाश, हेलो अनुष्का बेटा, हेलो बिलाल, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। हेलो शुभांकर, हेलो अविनाश, सोनू, रवि, ज्योति, सुबू, हेलो एवरीवन, हेलो कृष, हेलो त्रिभुवन, हेलो रॉबिन, हेलो अमित। ठीक है, चलो तो भाई आज मैं आपको बता दूं आज के सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर टर्म 2 में कुछ चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। क्योंकि मैंने आज के सेशन में जो भी टॉपिक्स चूज करे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पिछले कई सालों के पेपर को एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट करे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, न्यूमेरिकल अगर आता है तो किस तरह के टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आप इसे थॉरली इस एक महीने में फॉलो करेंगे तो आपका केमिस्ट्री का पहला जो बोर्ड एग्जाम है वो 7 मई को है। ट्रस्ट मी, आप ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी कम मेहनत करके भी आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं, पूरा फोकस रहकर अगर आप तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हमारे बोर्ड एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी कॉमन टिप जो हर टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में जरूर फॉलो करता है,
और मेरी एडवाइस ये आपको है कि आप भी इसे जरूर फॉलो करिएगा। और ये टिप है रूल ऑफ 135। ये रूल ऑफ 135 क्या है, अगर सुनने में बड़ा नया सा आपको लग रहा है, लेकिन कई सारे टॉपर स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं और आप भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसे फॉलो शायद कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ 135 में ये आपको रूल ये बोलता है कि आप कम से कम एक बार अपनी कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर पूरे अच्छे तरीके से खत्म कर लीजिए। आपको आपके सिलेबस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डेफिनेशंस, फॉर्मूले, ये सब आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। तो कम से कम एक बार रेफरेंस बुक को जरूर खत्म करिए और एटलीस्ट 3 टाइम्स एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो बैक एक्सरसाइज होती हैं, या एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे कॉलम्स में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसे जरूर खत्म करिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। और सफिशिएंट टाइम होता है, बड़े आराम से आप इसे खत्म कर सकते हो क्योंकि सिलेबस बहुत कम है भाई। 6-6, 7-7 चैप्टर आ रहे हैं, पूरा 1 महीने का टाइम है। अगर आप हर एक वीक में 1 से 1.5 चैप्टर भी खत्म करोगे तो अपना एग्जाम आते आते आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री सिलेबस अच्छे से खत्म कर लोगे। और ये 5 क्या है? 5 है कम से कम 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगाइए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये चीज तो फॉलो करते भी आ रहे होंगे। एनसीईआरटी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन और ज्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है अभी आपको एनसीईआरटी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि इसे जम के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को 5 टाइम्स आप 5 टाइम्स एटलीस्ट पुराने सैंपल पेपर्स जरूर लगाइए। और सिर्फ सैंपल पेपर लगाइए नहीं, उन्हें एनालाइज भी करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। एक मिनट, स्क्रीन के साथ कुछ इश्यू है शायद, एक मिनट रिजॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, मुकुंद सर, इस स्क्रीन के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट बच्चे, ये कौन कर रहा है? बच्चे प्लीज इसको रिमूव करें। ओके बच्चा, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, कम से कम एक बार रेफरेंस बुक, जो आप, मुझे उम्मीद है सबने खत्म कर ली होगी, तो एनसीईआरटी की बैक साइड जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और कम से कम 5 सैंपल पेपर जरूर लगाइए। ये सैंपल पेपर मैं आपको बता दूं, हमारे ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। आप वहां से जाकर इनकी जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइम बाउंडेशन के अंदर कर सकते हैं। मतलब देखो, बोर्ड एग्जाम में एज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के एनवायरनमेंट में ही करें। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास टाइम की बाउंडेशन हो कि 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है, 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हम लोग अपना पेपर खत्म भी करें, उसी सेट ऑफ माइंड से। तो हमारे ऐप पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जैसे ही आप टेस्ट पेपर ऑन करोगे तो 2 घंटे का टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइमर ऑन हो जाएगा और आपको वो बार बार दिखता रहेगा अपने सामने कि अब इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में, उसी सेट ऑफ माइंड में, जिस सेट ऑफ माइंड में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, उसके लिए आप सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल ऑफ 135 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फॉलो करिएगा। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनमें भी मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा, किसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। हम लोगों को ये तो पता है कि हमारे पास, अगर हम लोग चैप्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, और सीबीएसई की तरफ से साफ साफ गाइडलाइन है कि इन पर्टिकुलर चैप्टर से हमारा जो पेपर बनेगा उसमें टेंटेटिव मार्क्स कितने आते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है। टोटल हमारा पेपर 35 मार्क्स का होने वाला है। इसमें ऑलमोस्ट 13 मार्क्स के क्वेश्चन, 13 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इस फिजिकल केमिस्ट्री से आने वाले हैं, 3 चैप्टर से। ऐसे ही हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स और अमीन्स, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है और ये भी ऑलमोस्ट 13 मार्क्स के आने वाली है। यानी 13 + 13 26, 35 में से 26 मार्क्स में तो सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ले देखिए 2 चैप्टर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, उनसे 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो आप समझ रहे हो इन फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक हैं। इससे भी ऑलमोस्ट 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। अब देखो ये पॉइंट आउट करने का मेरा रीजन क्या है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनका वेटेज सबसे ज्यादा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनएफ ब्लॉक कुल मिला के 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक में, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस 9 में से अगर 5 या 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। ऐसे ही पूरे फिजिकल में 13 मार्क्स का वेटेज है और हमारे ऑर्गेनिक में से 13 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्गेनिक में तो मान के चलो दोनों 7-7, 6-6 नंबर के आएंगे। फिजिकल में अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हीं पर्टिकुलर आइडियाज की हेल्प से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं स्टार बता देता हूं कि ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 स्टार टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स 3 स्टार टॉपिक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 स्टार टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये ऑर्गेनिक के दोनों टॉपिक 3 स्टार टॉपिक है। बाकी सब 2-2 स्टार मान लीजिए। जितने कम स्टार उतना उनका वेटेज कम रहेगा थोड़ा सा मार्क्स में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और इसे ध्यान रखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर भी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर वो टॉपिक अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा एनालाइज करके मैंने ये सारी चीजें फिल्टर आउट करी हैं, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो आगे हम लोग अगर चैप्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबने पढ़ तो लिया है, उसमें आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे। आपने गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना सीखा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी, नस इक्वेशन के बारे में आपको पता होगा, गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो नस इक्वेशन से मिलेंगे। नस इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जो हमारी स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी है और जो कोलराउस लॉ है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ये 3 ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक हैं जिनसे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और अगर आपने अभी तक नस इक्वेशन पर कमांड अच्छा नहीं करा है तो टाइम लेकर उस पर कमांड और स्ट्रॉन्ग करिए। सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के वेरिएशन के ऊपर कमांड अच्छे से करिए और कोलराउस लॉ के ऊपर कमांड अच्छे से करिए, ठीक है। स्क्रीन के साथ फिर कोई इश्यू हुआ है? ये पता नहीं कौन बच्चा है जो बदमाशी कर रहा है। स्टूडेंट है, उसका स्क्रीन अपने साथ खुल गया है, ठीक है। तो अपनी तरफ से बेटा कोशिश करिए कि आप अपनी स्क्रीन मत शेयर करें, ठीक है। अभी मुझे बताने दीजिए, आपका भी मौका आएगा जब भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे साथ कन्वे करनी है आप कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लोग आपकी बात सुनने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए हम लोग अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आइडियाज हैं, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं, अगर ये आपने भी प्रिपेयर नहीं करे हैं तो जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? तो नस इक्वेशन में आपको, जो नस इक्वेशन में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का ईएमएफ निकालने के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाए। कोलराउस लॉ में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी बताई हुआ जो टॉपिक है वो समझ में आ गया है तो आप समझ गए होगी। आपके अगर आपने भी पढ़ा नहीं है तो उसे पढ़िए। अगर वो टॉपिक ही आपने पहली बार सुना है तो भाई मैं आपको एडवाइस करूंगा कोलराउस से जाके पढ़ लो, उससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। और 35 मार्क्स में एक एक क्वेश्चन भी अगर आप करते ले गए तो आप डेफिनेटली सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यार, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से किस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा या नहीं, दो रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपने ये पर्टिकुलर 4-5 ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो इतना मान लीजिए कि इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो इन्हें बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल है। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसे हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, ये सारे टॉपिक हैं अपने सिलेबस का पार्ट। इसमें से भी मैं आपको एक बात बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक के अंदर में भी ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, और वो न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा आ सकते हैं आपके एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के टॉपिक से। कैसे वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दी कि N2 + 3H2 आपस में 2NH3 बना रहे रिएक्शन करके, तो N2 का आपको रेट ऑफ क्या नाम है कंजम्पशन दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, और अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो इस तरह के जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के क्वेश्चन होते हैं वो पक्का आपको एक दो मिल सकते हैं, एक तो पक्का मिल सकता है। इसी तरह से रेट लॉ में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और जो हाफ लाइफ है, इनके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं, बेस न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे हाफ लाइफ में वो वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा ये व्हाट आर यू डूइंग? कमलेश बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपनी स्क्रीन अभी मत शेयर करिए। ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन मत शेयर करिए, अभी बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा। आप इस सेशन को मतलब बहुत ही अच्छे से समझिए, सुनिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं उससे आपका, जितने भी टॉपिक मैं आपके लिए पॉइंट आउट कर रहा हूं, जिनको 3 स्टार में मार्क कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 35 मार्क्स में से कुछ नहीं तो कम से कम 27 से 30 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी 5 मार्क्स के लिए आपको और मेहनत करनी है अपनी तरफ से, कर गए तो फुल में से फुल आ जाएंगे आपको। ठीक है, फुल मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। तो बस थोड़ी देर और मेरे साथ रहिए, बस इंपॉर्टेंट बातें आप ही के फायदे की हैं। ठीक है, तो भाई सबको फायदा मिल जाने दो। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए भाई, बिल्कुल भी। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाफ लाइफ में बता दूं कौन सा वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वाला क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करना होता है कि जो हाफ लाइफ है और जो 99.98% वाला टाइम है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये नहीं आया तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकाल के किसी टाइम इंटरवल पर कितना कंसंट्रेशन बचेगा वो निकालने वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इन पे कमांड नहीं करा है तो इस पे कमांड कर लीजिए प्रैक्टिस करके, मतलब इसको लिस्ट डाउन कर लो यार, ये टॉपिक अपने को जरूर करने हैं, क्योंकि मैं आपको जितने भी टॉपिक बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, आपको 27 से 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट पेपर वहां से मिल सकता है। सिर्फ बहुत कम टॉपिक मैं बताऊंगा, वही काम के टॉपिक जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी कम है अपने पास। तो इन सारे टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया बहुत स्ट्रांगली और फिर भी टाइम बच गया और रिवीजन कर लिया, तो आप फुल पक्के मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके ये सारे टॉपिक हम लोगों ने फिल्टर आउट करे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो अगला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, पूरी थ्योरी भरी है, पूरी थ्योरी है। ठीक है, तो ये तो भाई नंबर मतलब बटोरने वाला चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी अच्छे से पता है तो इससे भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मिलेंगे, तो आपके नंबर पूरे में पूरे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हमारे पास ये जो लायोफिलिक लायोफोबिक टाइप के कोलाइड्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बनाने के तरीके क्या हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में जो हमारा फ्रेंडलिक आइसोथर्म है वो हो गया, एड्सॉर्प्शन, फिजॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, इसके टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इन पर अगर आपने कमांड कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप बड़े आराम से इस चैप्टर को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स जो एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को गैस सॉलिड में इफेक्ट करते हैं, वो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड क्या है, कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टिंडल इफेक्ट, जितने भी डिफरेंट टाइप के इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, कोआगुलेशन, अरे भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कोआगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसे बड़े अच्छे से कवर करिएगा, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हेलो हाय बाबा, हेलो हाय बाबा, हाय बोल रहे हैं, हेलो बेटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इतने आपको मैंने टोटल कितने टॉपिक बताए, 1 2 3
ठीक है, बहुत ही कम टॉपिक मैंने आपको अभी तक बताए हैं। इन टॉपिक्स में अगर केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने सब प्रिपेयर कर लिया, मोटा माटी मैंने अभी आपको 3 चैप्टर से 10 टॉपिक बताए हैं। अगर आपने 10-12 टॉपिक ये प्रिपेयर कर लिए तो ट्रस्ट मी, जो 13 मार्क्स इस पूरे में से आने वाला है उसमें से कुछ नहीं तो 11-12 मार्क्स अवेल कर लोगे आप। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से 11-12 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो इन पे अगर कमांड नहीं है तो मेरी एडवाइस होगी इन पे कमांड जरूर कर लीजिए फिल्टर करके। ठीक है, चलो आगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एंड दैट इज डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट भी पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल ट्रेंड से आएंगे आपके। तो जनरल ट्रेंड्स जितने भी हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट रो में, उसमें जब आप मूव करोगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आयनेशन एंथैल्पी में, मेटालिक कैरेक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, ठीक है, आयनिक रेडियस में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और इतना ही इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है, यानी ये दोनों सीरीज, ये जो एफ ब्लॉक वाली सीरीज है ये, ठीक है, ये जो एफ ब्लॉक वाली सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे कवर कर लीजिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें बस यही 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंथेनॉइड्स के लिए भी जो जनरल ट्रेंड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मतलब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो मिलाकर टोटल 9 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि लगभग 4 मार्क्स का आपका डीएनएफ ब्लॉक आएगा और 5 मार्क्स का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा। तो उन 4 मार्क्स में भी मैं आपको मतलब एडवाइस करूंगा, मतलब एडवाइस क्या, मतलब ये ऑब्जर्व फैक्ट है कि 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आएंगे डीएनएफ ब्लॉक से तो इन्हीं दोनों टॉपिक से आएंगे। इन दोनों टॉपिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, कमांड कर लिया, तो आपके पूरे डीएनएफ ब्लॉक में जो नंबर आने वाले पूरे के पूरे आ जाएंगे। बस इसके लिए करना क्या है मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात, एनसीईआरटी उठाइए, हाइलाइटर उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डेटास लिखे हैं बस उन्हें मार्क करके रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली सुबह जब भी आप फ्री हो, मतलब सुबह उठें, 10-12 मिनट 15 मिनट उन हाइलाइटेड पॉइंट्स का डीएनएफ ब्लॉक में रिवीजन करिए। इतना अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा आपका कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा बड़े आराम से कर लेंगे। आने वाला सब एनसीईआरटी से ही है, कहीं इधर उधर बाहर से नहीं आएगा। हाइलाइटर उठाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस मार्क डाउन कर लीजिए और बस इन प्रॉपर्टीज में रटना मारना शुरू कर दीजिए। 4 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करें यार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगभग 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से 2 नाम आपको नॉमेनक्लेचर में जरूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो सीएफटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। और टोटल 5 मार्क्स आपका लगभग यहां से आ जाएगा। लिगेंड में एक आध डेफिनेशन आपकी आ सकती है, जैसे एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, किलेटिंग लिगेंड के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो ये एक आध मार्क्स में डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से आएंगे, सीधे नेमिंग करने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपने पास 2 ही चीजें हैं बस। एक तो अपने पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे काम करेगी, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको ये बताना कि वो मैग्नेटिक नेचर शो करेगा या नहीं करेगा, क्या उसका कलर होगा या नहीं होगा, ये बताना। और दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और दूसरा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम काम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी करना है। सीएफटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर प्रिपेयर नहीं है तो मैं आपको बता दूं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मैंने हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैंने लिया है 2 लेक्चर के अंदर पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पूरा सीएफटी इतना बेहतरीन तरीके से खत्म करा कि सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर, 2 घंटे की क्लास के अंदर पूरा का पूरा इतना डीप लेवल में कवर हो जाएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के तो टॉपिक खत्म कर ही लोगे, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पक्का का पक्का हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया उसमें। ठीक है, तो यार ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक बच्चे का डाउट है राजू का कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप या पीरियड में रिएक्टिविटी कैसे पता करेंगे, कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बेटा बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपको एक पीरियड में फाइंड आउट करना है तो यार देखो, एक पीरियड में जो लेफ्ट मोस्ट मेटल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल्स के लिए, और जो राइट मोस्ट नॉन मेटल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल के लिए। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है, अगर एक पीरियड में फाइंड आउट करना है तो मेटल के केस में लेफ्ट मोस्ट मेटल रिएक्टिव होगा, और एक ही पीरियड में राइट मोस्ट नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा।
ठीक है। बाकी ग्रुप में अगर बात करोगे तो मेटल्स के लिए कहानी अलग रहेगी, नॉन मेटल्स के लिए कहानी अलग रहेगी। ग्रुप में नॉन मेटल्स में जो सबसे नीचे वाला मेटल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो हमारा जो पीरियड है, सॉरी जो एक ग्रुप है नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल में भी कहानी मतलब ये रहेगी कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है। ठीक है, तो इस आइडिया पर रखना, मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक करना हो तो चेक करना कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी चेक करना हो तो देखना कि कौन सा नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसके फंडे पर, इस बेसिक फंडे पर आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आई होप आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो ओके, राजू का डाउट था, राजू का डाउट ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अगर आपके डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो दो चैप्टर आ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सबसे ज्यादा, तो पहली बात तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन्स के, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते मेरे भाई, तुम सबको पढ़ना पड़ेगा, किसी से भी आ सकता है। बड़ा ही लिमिटेड है, बड़ा ही लिमिटेड है, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, एक दिन बैठोगे, एक दिन बस 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ लो, ट्रस्ट मी ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा उसी दिन में, या अगले दिन उसके अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जम के प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब बढ़िया धांसू लेवल पे हो जाएगी। ठीक है, बहुत धांसू लेवल पे हो जाएगी। हाँ, क्लासेस अभी जो सेशंस होंगे बेटा, अभी वो जूम पे ही होंगे, अभी जो सेशंस होंगे, अभी सारे के सारे सेशंस आपके जूम पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, अच्छा आगे यार, ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये दरअसल में केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, जो आप एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसी का पार्ट है, एक तरह से एक ही टॉपिक है, मैंने अलग जगह पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान रहे। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का आइडिया लेना है। यानी मैं आपको बता दूं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में जो है, इसमें 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी, मैं आपको बता दूं। एक तो एल्डोल कंडेंसेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरा आपका केरिजारो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक, ये 2 रिएक्शन जरूर प्रिपेयर करना, इससे एक आध क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तीसरी, टॉलेंस टेस्ट जरूर कर लेना प्रिपेयर, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा। टॉलेंस टेस्ट के अलावा हमारा हेलोफोन टेस्ट जो है, उससे एक आध क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, पक्की बात है, 1-2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो पक्का मिल सकता है हेलोफोन टेस्ट से। तो अगर आपने ये 4-5 रिएक्शन प्रिपेयर कर ली, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, केरिजारो हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, हेलोफोन रिएक्शन हो गई, ठीक है, इनसे पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इन चारों से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। टुमारो क्लास होगा बेटा, कल बिल्कुल एक सेशन होगा, आज जैसे हम लोग केमिस्ट्री का ले रहे हैं तो कल फिजिक्स का है। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन फिजिक्स के बारे में बताई जाएगी, कि फिजिक्स में फिल्टर करके आपको क्वेश्चन, वो टॉपिक बताए जाएंगे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, यार वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 5 रिएक्शन प्रिपेयर कर ली, गारंटी दे रहा हूं इन 5 रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा आपको, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, हो सकता है पांचों के पांचों से भी आ सकते हैं। ये पांचों इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इन 5 में से कम एक से तो क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पांचों के पांचों से भी मिल सकता है। ठीक है, ये तो आपको नंबर दे के ही जाने वाला श्योर शॉर्ट चीज है ये। इस चैप्टर में से तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 5 रिएक्शन जरूर अच्छे से पढ़ लेना, पक्का ये आपको नंबर दिला के जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गैब्रियल थैलामाइड इसमें से प्रिपेयर कर लेना, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब आपका अमीन्स में आएगा, सॉरी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ लेना। तो डी कार्बोक्सिलेशन यार बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इससे भी आपको एक आध रिएक्शन मिल सकती है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है डी कार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड कीटोन्स की कहानी भाई। इसके बाद अपनी कहानी है दरअसल में अमीन्स की। ठीक है, तो अमीन्स में मैं आपको बता दूं, अमीन्स चैप्टर में बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं,
इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो वही आपको जाना है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन दो रिएक्शन के ऊपर। ऐसे ही जो हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, इसके ऊपर तो पक्का एक क्वेश्चन मिल सकता है। बेसिक नेचर ऑफ अमीन इस पे तो पक्का आएगा। ये भाई मैं आपको बता दूं, ये 5 स्टार टॉपिक है, अभी ये 3 स्टार चल रहे हैं। इस पे तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। बेसिक नेचर ऑफ अमीन जो आपने एक्वस फॉर्म और गैस फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन जो आपने एक्वस फॉर्म और गैस फॉर्म में पढ़ा है। और इसमें एक जरूरी बात बता दूं, क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो, कई बार क्या होता है, जैसे आपको अमीन के बेसिक नेचर पे क्वेश्चन आया, उसमें बस लिखा होता है कि अमीन के बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अब अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा बेसिक नेचर 2 अलग अलग केस में निकालते हैं अपन। एक गैस स्टेट में निकालते हैं, वो अलग कहानी चलती है, एक्वस स्टेट में निकालते हैं, वो कहानी अलग चलती है। अब मान लो हमारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया, हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आ गया, अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखो। अब ये नहीं लिखा होता वहां पर कई बार कि आपको वो जो ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो गैस मीडियम में बताना है, गैस स्टेट में बताना है, या एक्वस स्टेट में बताना है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों आंसर लिख के आना, दोनों लिख देना कि गैस स्टेट में ये ऑर्डर है और एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर है। ठीक है, अपने इंट्यूशन से ऐसा मत करना कि यार मुझे गैस स्टेट वाला याद है, गैस स्टेट वाला लिख दिया, या एक्वस वाला याद है, एक्वस वाला लिख दिया। नो, दोनों लिखने पड़ेंगे, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्वस मेंशन है तो एक्वस लिखना, क्वेश्चन में अगर सिर्फ गैस मेंशन है तो गैस लिखना। ये बता दूं, ये 5 स्टार टॉपिक है यार, इससे तो आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है उससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बच्चे का क्या डाउट है? एल्डिहाइड कीटोन का कंडेंस फॉर्मूला सेम हो जाता है, तो फिर ये कैसे पता करें कि किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है? अच्छा, केमिकल फॉर्मूला अगर सेम है तो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पता करें? बड़ा सिंपल है बेटा, देखो आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर लो, फेलिंग टेस्ट या टॉलिन टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम में कोई ना कोई हिंट दे रखी होगी कि हमारा अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मूला, देखो बच्चे का डाउट क्या है कि अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया C5H10O, और क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार ये एल्डिहाइड या कीटोन, हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये एल्डिहाइड या कीटोन, ये हमें पता करना है। तो क्या करो, क्वेश्चन में पक्का हिंट होगी, या तो वो टॉलिन टेस्ट दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, या वो फेलिंग टेस्ट दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, ऐसी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पक्का लिखी होगी। अब अगर ये फॉर्मूला जिस कंपाउंड का है वो इन दोनों में से कोई भी टेस्ट दे रहा है तो पक्का ये एल्डिहाइड है, और अगर नहीं देने वाली बात लिखी है तो पक्का ये कीटोन है। तो आप इस टेस्ट की हेल्प से, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, बिना इंफॉर्मेशन दिए तो भाई कोई नहीं पता कर पाएगा। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपके पास है बट फॉर्मूले के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नोबडी कैन मतलब फाइंड आउट कि ये क्या चीज है। कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आपको पक्का इन 2 टेस्ट के बेसिस पर दी जाएगी। इन 2 टेस्ट के बेसिस पे दी जा सकती है, या ऐसे दे सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में फला फला प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट को देखकर आप सोच सकते हो कि यार ये, हाँ ये दरअसल में एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके कर सकते हो। हिंट कुछ ना कुछ आपको पक्का दी होगी। विदाउट हिंट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि सिर्फ फॉर्मूला आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना पड़े। नोबडी कैन डू दैट। लैब में कर सकते हो, वो भी लैब में ऑर्डर तरीका होता है हर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया। इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि वो टॉलिन टेस्ट बता सकते हैं कि ये कंपाउंड टॉलिन टेस्ट देगा या नहीं देगा। वो ये इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि ये कंपाउंड फेलिंग टेस्ट देगा या नहीं देगा। अगर ये कंपाउंड ये दोनों टेस्ट दे रहा है तो पक्की बात है कि ये एक्चुअल में हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, नहीं दे रहा है तो कीटोन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो, हालांकि बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको हिंट दी जाए ऐसा रेयरेस्ट केस में होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है कि वो आपको
एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना के दे दे कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आईयूपीएसी ने लिख दिया कि ये कंपाउंड जब एल्डोल कंडेंसेशन देता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है। अब वो फिर रिवर्स आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो कंपाउंड एल्डिहाइड वाला हो सकता है या कीटोन वाला, लेकिन वो एक्सट्रीम केस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में सारी कहानी यहीं पर रफा दफा हो जाएगी, ठीक है, या तो फेरिंग टेस्ट पे या टॉलेंट टेस्ट पे, ज्यादा हुआ तो हेलोफॉर्म टेस्ट, वहीं पे कहानी रफा दफा हो जाएगी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन टॉपिक्स को मार्क डाउन कर लो, देख लो। ट्रस्ट मी, 35 में से 30 मार्क्स का पेपर अल्ले पल्ले आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी, वो अब आपके पल्ले। ठीक है, वो 5 मार्क्स की एक्स्ट्रा मेहनत मेरा बच्चा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी है, बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो ना बहुत सिंपल से नॉर्मल से टॉपिक है। एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ। अगर प्लान या स्ट्रेटजी नहीं पता कि कैसे पढ़ाई करनी है तो प्रीवियस 2 सेशन हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख लेना, एकदम फिल्टर करके उसे बताया हुआ है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, वो देख लेना, वहां से आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, और कोई डाउट और कोई समस्या हो आप लोग की तो बताइए। ठीक है, बाकी डेली रन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो डेली रन एक बहुत बढ़िया लर्निंग कम्युनिटी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है, चाहे वो स्मॉलर टाउन से ही क्यों ना आते हो। ठीक है, हमने जो कोर्सेज बनाए, जो कंटेंट बनाया है, वो कई बार लोकल लैंग्वेज में भी है भाई, ताकि लोकल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाए। ठीक है, आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सबको पता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेली रन हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलो, अब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं। जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे ये जो हमारे सेशन हो रहे हैं जूम पे हो रहे हैं क्या डेली होंगे, तो ये हमारे सेशन की लिस्ट है। ऑलरेडी हमारे 3 सेशन हो चुके हैं जहां पर हम लोगों ने अलग अलग चीजें डिस्कस करी है। कल का हमारा जो सेशन है वो सेम टाइम पे होगा, 7:30 पे। कल के सेशन में जैसे मैंने आपको आज केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ऐसे ही आपको फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे। मतलब वो मुट्ठी भर टॉपिक है, लिटरली मैं बता रहा हूं, आपको पूरा भयंकर नहीं पढ़ाई करनी, मुट्ठी भर टॉपिक बताऊंगा, मुट्ठी भर क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने वो इस 1 महीने के अंदर ढंग से प्रिपेयर कर लिए तो 35 में से 30 मार्क्स तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिजिक्स के लिए कल है सेशन, फिर बायो के अगर बच्चे हैं तो बायो का सेशन 27 को है, मैथ का सेशन 28 को है, और 29 को बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। सब्जेक्टिव एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये देखना कि आंसर शीट को कैसे लिखा जाता है। तो 29 को हम आपको पूरा गाइड करेंगे आंसर शीट कैसे लिखते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए। ठीक है, ताकि वो भी इस सेशन का फायदा ले सके, उन्हें भी चीजें समझ में आए। हालांकि उससे कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन यार अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ाना ही है हमें, कंपटीशन बढ़ाएंगे तभी तो हम ग्रो करेंगे। जब हमारा साथ वाला और हमसे ज्यादा मेहनत करेगा तभी तो हमें और आगे मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगा कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये सेशन शेयर करिए, सारे बच्चों के साथ। ठीक है, ओके, क्या बच्चे का डाउट है कि C2 मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो C60 बकमिंस्टर फुलरीन कैसे कर सकता है? रीजन बड़ा सिंपल है बेटा, C2 बनाने के लिए 4 बॉन्ड दोनों कार्बन को बनाने पड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन C60 में हर एक कार्बन अलग अलग कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वहां पर वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, C2 के लिए दोनों कार्बन को आपस में 4 बॉन्ड बनाने पड़ सकते हैं। बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओगे तो आपको पता चलेगा वहां पे तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, C60 में हर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल एटम्स के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाता है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। बाकी डेली रन के बारे में छोटी मोटी बात और बता दूं, डेली रन में भाई आपको ऑलमोस्ट जो जो चीज आप सोचोगे उसके सिलेबस, उसके कोर्स अवेलेबल हैं। जेई नीट का फाउंडेशन खैर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो छोटे जूनियर्स हैं, ठीक है, आप उनको गाइड कर सकते हो। वहां पर फाउंडेशन कोर्स प्रेजेंट है हमारी वेबसाइट और ऐप पर, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर पाए। जेई मेन और एडवांस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके सारे कोर्स अवेलेबल है। नीट के एस्पिरेंट जो बायो वाले अपने बच्चे हैं उनके लिए नीट के सारे कोर्स अवेलेबल हैं विथ प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर्स, डिस्कशन, डाउट्स, सब कुछ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम टॉप नॉच लेवल पे ले जाकर कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और अपनी रैंक को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। इसके अलावा जो भी अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं जैसे एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड, इसके भी प्रॉपर मटेरियल वहां पर हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कोर लैंग्वेज में हमारी ठीक है, हमारी जो
नॉर्मल जो हमारे बोर्ड्स में लैंग्वेज चलती है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस, उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पर बेस भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। सीबीएसई के लिए बिल्कुल अलग कोर्स अवेलेबल है, बिहार बोर्ड के लिए बिल्कुल अलग कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। वहीं की नेटिव लैंग्वेज में भी है, हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, हर डिफरेंट जो आपके डिफरेंट रीजन के कोर्सेस है, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनमें वही बोर्ड्स के टीचर जो बहुत ही फिनोमिनल टीचर्स हैं उन्होंने आपके लिए कोर्स प्रिपेयर करे, ठीक है। तो ये बात अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, अगर उन्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो वह हेल्प उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा अब आने वाला समय सबको पता है कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का होने वाला है। तो अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है उसमें और आप उसके बारे में सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है, लेकिन इतना मतलब इतनी भसड़ मची होती है वहां पे कि आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, कहां पर जाएं। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही बेहतरीन और सिंपल कोर्स जो आपके लिए अवेलेबल है कोडिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, वो आपके लिए अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। अगर आप जरा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं, आपके जूनियर्स हैं या आपके यंगर सिबलिंग्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप जाकर जरूर वेबसाइट पे वो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सेशन की शुरुआत में बताया था कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमारा जो सेशन चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं अभी जो सेशन चल रहे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, सब लोग मिलजुल के दो इसे, ठीक है। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कर डालो। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि इस टेस्ट में पहली बात तो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी की नॉलेज पर बेस्ड टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपको हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनमें 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब आपको वेबसाइट का कोर्सेज का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ही नहीं होगा बल्कि उसके अलावा आप कई प्राइज भी जीत सकते हो। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई करनी है, नो 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 नो, आपने प्रभात सर आप म्यूट हो गए सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ट्वेंटी को हमारी डेट है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं अगर कई लोगों का मिस हो गया था, ठीक है, अगर कई लोगों का मिस हो गया था पॉइंट, तो मैं बता दूं आई स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। जैसे शुरुआत में बच्चों ने पूछा था क्या ये हमारा जो सेशन है फ्री है, अभी जो सेशन है ये तो फ्री चल रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं ये भी आप फ्री में अवेल कर सकते हैं आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट को देकर, ठीक है। इसके बारे में अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए। इसका बेनिफिट क्या है, अभी तक आपने जितने पढ़े हैं, जितना भी क्लास 12 की प्रिपरेशन आपने करी है उसी पर बेस्ड ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप तो मिल ही सकता है, साथ ही साथ कई फैसिनेटिंग प्राइजेस भी आपके अवेलेबल है, जहां पर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जो आप बाद में फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है। टेस्ट 27 को है बेटा, टेस्ट 27 मार्च को है। और अगर आपको उसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप डेली लर्न की वेबसाइट पे जाइए, www.dailylearn.in, इस यूआरएल को ब्राउजर में टाइप करिए तो आप डेली लर्न की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। डेली लर्न की वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे तो पहला होम पेज आएगा, होम पेज पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो दीजिए, ठीक है। आपको फिर स्कॉलरशिप टेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन फिर फर्दर कैरी फॉरवर्ड मेल्स के थ्रू या हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। हमारी टीम आपको फिर प्रॉपर्ली कांटेक्ट कर लेगी। फिलहाल टेस्ट का जो डेट है वो 27 मार्च को है, ठीक है। उससे पहले आप एप्लीकेशन जरूर अप्लाई कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने यंगर सिबलिंग्स को भी बताइए ताकि वो जूनियर क्लासेस वाले जो कोर्सेस अवेलेबल है उनको अवेल कर पाए, उनकी स्कॉलरशिप अवेल कर पाए, ठीक है। अच्छा, फिर भी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में कोई भी अगर कंफ्यूजन है या फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लीजिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9555729725। बाकी अगर आपको मेल हमें कर रहा है तो मेल कर सकते हैं inquiries@dailylearn पर, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है, ये प्रॉपर एड्रेस हमारा दे रखा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो आप
चाहे वो IHEB स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे सेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन टीचर्स के बारे में कवर करनी हो, कोर्स के बारे में और पता करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। आई होप आज जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर मेरे बताई हुई चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, ट्रस्ट मी, आपको उतने से ही सिलेबस में से 27 से 30 मार्क्स अवेल आराम से कर सकते हो आप। बस जम के पढ़ाई करिए, जम के रिवीजन करिए, और कोई भी इश्यू हो तो हमारे साथ जरूर कनेक्ट होइए अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। आज के सेशन में इतने ही रखेंगे भाई, मिलेंगे कल के सेशन में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय और इतना नॉलेज बच्चों को दिया, उसके लिए थैंक यू बच्चों। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले सब्जेक्ट के नेक्स्ट सेशन में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन, जम के पढ़ाई करिए।